Jai Hind students. Today we will start a new chapter of history. Chapter 4 Tribal Communities. ट्राइबल वर्ड इज़ यूज्ड फॉर दैट आदिवासीज जो आदिवासी कम्युनिटीज़ होती हैं उनको हम ट्राइबल्स कहते हैं. सो फ्रॉम बीइंग अ मेयर ट्रेडिंग बॉडी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया. जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ब्रिटिशर्स के बारे में, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो एक सिंपल बिजनेस करने के लिए इंडिया आए थे और देखते देखते वो कैसे मास्टर ऑफ इंडिया बन गए. तो उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया. उनके रूल से काफ़ी सारी सोसाइटी के पार्ट्स इफेक्ट हुए, स्पेशली ट्राइबल ग्रुप्स. द ट्राइबल्स रेजिस्टेड द चेंजेस दैट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट. लेट अस रीड हाउ द ट्राइबल्स लाइफ लिव्ड एंड हाउ देयर लाइव्स चेंज अंडर द ब्रिटिश. ट्राइबल्स ने बहुत ज़्यादा विरोध किया उन चेंजेस का जो उनके लिए आए थे, बट कैसे ट्राइबल्स की लाइफ जो थी वो इफेक्ट हुई और कैसे उनकी लाइफ जो थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर चेंज हो गई. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्राइबल वे ऑफ लाइफ. ये कैसे ट्राइबल्स रहते थे. हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, लाइक मुंडा, संथल्स, औरनास छोटा नागपुर रीजन में, और बेगास, गॉन्ड्स, खॉन्ड सेंट्रल इंडिया में, खासीस एंड नागाज इन द नॉर्थ ईस्ट. ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नेम हैं. द ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट फॉलो द कास्ट रूल लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स. जो ब्राह्मण्स ने सोसाइटी के लिए जो रूल्स बना रखे हैं वो उनको फॉलो नहीं करते थे. उनमें काफ़ी इक्वलिटी थी. सारी जो इतनी भी ट्राइब थी सबके पास अपनी लैंड थी. उन सबका अपना अलग कल्चर था, अपने अलग ट्रेडिशंस थे, उनके अपने अलग कस्टम्स होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के, और कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करता. वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं देखते हैं. So that's why they have their different customs, different rituals and beliefs. The economy, the tribals depend on the natural resource of the region they lived in. जो ट्राइबल्स होते हैं मेनली वो उस एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं. उसमें से काफ़ी ट्राइब कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो सेटल्ड होती हैं परमानेंटली, मतलब एक ही जगह पे रहती हैं, और कुछ होती हैं नोमैडिक लाइफस्टाइल जो कुछ टाइम एक जगह पे रहती हैं फिर दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं. सो नोमैड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो ट्राइबल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में इंगेज होते हैं. कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ. तो लाइक फर्स्ट वन है आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं वो मेनली जो सेंट्रल इंडिया में हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं. हम इसको स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक पैच ऑफ लैंड जैसे एक फॉरेस्ट है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो उसको जला देते हैं उस पार्ट को, और कैसे उसको क्लियर कर लेते हैं जलाने के बाद, और उसकी जो ऐश होती है, जो राख बचती है, उसको एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं. कभी कभी क्या करते हैं वो कटिंग डाउन करते हैं ट्रीज़ की और फिर उसको जलाते हैं. सो दिस कल्टिवेशन इज़ डन इन दिस शिफ्टिंग वन. एंड वाई इट इज़ नोन एज शिफ्टिंग, बिकॉज वो जैसे उन्होंने पेड़ काट दिए फिर उन सबको जला दिया तो उससे जो राख बची उसको यूज़ कर लिया एज अ मैन्योर. फिर वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं कुछ सालों तक. जब उनको लगता है कि इस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है और जो प्रोटेक्शन है वो कम हो रहा है, वो उसको छोड़ के फिर कहीं और चले जाते हैं और सेम प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं. इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. नेक्स्ट उनका होता है हंटिंग और गैदरिंग. ट्राइबल्स मेनली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं. उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हंटिंग गैदरिंग करते हैं, मीन्स एनिमल्स को किल करना और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करना, फ्रूट्स को, रूट्स, हनी और मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करना. या तो वो प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करते हैं या फिर इन प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं. बार्टर सिस्टम भी यूज़ होता है. बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम मीन्स द गुड्स एक्सचेंज फॉर डिफरेंट गुड्स. उसमें से कुछ ट्राइबल्स क्या करते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को या फिर वूल को दूसरे किसी पर्सन को देते हैं और उसके बदले में उनसे राइस ले लेते हैं. मीन्स एक गुड्स को दिया तो दूसरे की जगह पे दूसरा गुड हमने ले लिया. मीन्स गुड एक्सचेंज फॉर डिफरेंट गुड. फायर फूड के लिए भी जो लकड़ी यूज़ करते हैं जलाने के लिए, आग के लिए, तो वो फॉरेस्ट ही उनका एक सोर्स है जहाँ से उनको फायरवुड अवेलेबल होती है. When a forest was no longer able to supply their needs, they generally move to another forest. और जब उनको लगता है कि फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट में वो रह रहे हैं वो फॉरेस्ट में उसकी नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो वो किसी और फॉरेस्ट में मूव कर जाते हैं. इसलिए मेनली उनको बोला जाता है पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के लोग.
कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं वो एनिमल्स को पालते हैं, उनको रखते हैं, उनको यूज़ करते हैं और वो उन्हीं पर डिपेंड्स होते हैं। हर्ड्स ऑफ शीप, जो उनके पास भेड़ों के झुंड होते हैं, कैटल्स होती हैं। काफ़ी जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो नोमैड्स होते हैं और वो अपने एनिमल्स के साथ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। When the supply of food for these animals got exhausted in an area, they moved to another area. जब उनको लगता है कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे जो सप्लाई ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए वो ख़त्म हो गई है, तो किसी और एरिया में मूव कर जाते हैं। परमानेंटली उनके हाउस नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर। विद टाइम के साथ साथ मैंने जो काफ़ी सारे ट्राइबल्स ग्रुप जो हैं वो परमानेंटली सेट हो गए बहुत सारी जगहों पे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक जगह परमानेंटली सेटल होके अपनी वहीं पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। अपने घरों के पास जहाँ उनका घर होता है वहीं पे वो लैंड पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एंड नॉट टू इंडिविजुअल ट्राइबल्स। जो लैंड होती है वो ग्रुप में बिलोंग करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल ट्राइब की होती है। उन ग्रुप्स में क्या होता है, द ट्राइबल शेयर द हार्वेस्टेड क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द हाउस होल्ड। जितना भी क्रॉप उसमें मतलब ग्रो होता है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसकी, तो जितनी जिस फैमिली की ज़रूरत है उस फैमिली को उतनी क्रॉप दे दी जाती है। 19th सेंचुरी में जो मुंडास थे और जो संथल्स थे, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम हैं, इन्होंने भी सेटल्ड एग्रीकल्चर किया था। सो ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसे उनकी लाइफ होती है, वो कैसे अपनी इनकम अर्न करते थे, क्या क्या करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स, कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया तो उन्होंने ट्राइबल्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। Tribals were traditionally a very close-knit community. They preferred to live in isolation and did not encourage outsiders into their community. British rule led to many changes in the tribal setup. For one, their isolation came to end. ट्राइबल्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, अपनी कम्युनिटी से मतलब होता है उनको, और वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी आउटसाइडर उनकी कम्युनिटी में आए और उनको किसी भी चीज़ के लिए इंटरफेयर करे। बट ब्रिटिश रूल आने से ये चेंजेस हो गए और सबसे पहले जो उनका आइसोलेशन था वो ख़त्म हुआ। ट्राइबल्स डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड। ट्राइबल्स को उनकी लैंड से हटा दिया गया, उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। कंपनी टुक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कल्टिवेटेड बाय द ट्राइबल्स। जो लैंड ट्राइबल्स कल्टिवेट करते थे उन्होंने वो काफ़ी सारी लैंड जो थी कंपनी ने ले ली। अब ट्राइबल्स जो थे वो लैंडलेस हो गए, मीन्स उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, तो वो उनको क्या करना पड़ा, वो क्या बन गए, वेज लेबर। जो लेबर बन जाते हैं, जो मतलब इनको डेली इनकम होती है, उनको डेली वेज मिलती है, और उनको फोर्स करते थे कि वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करें। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो। सो जो ट्राइबल्स थे उनको काफ़ी लो वेजेस मिल रही थी। ट्राइबल्स रेसिस्टेड देयर लॉस ऑफ लैंड एज दे कंसिडर्ड themselves द नेचुरल ओनर्स ऑफ द लैंड दे हैड बीन कल्टिवेटिंग फॉर सेंचुरीज। अब ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान था इस लैंड का, उनके पास अब लैंड नहीं थी, और इससे पहले क्या था कि वो नेचुरल ओनर्स थे लैंड के, और उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज तक उस लैंड पे काम किया। उनकी एंसेस्टर्स ने, मीन्स उनके जैसे पूर्वजों ने, ग्रैंडफादर ने, फादर ने, फिर उनके आगे बच्चों ने, सब उसी लैंड को यूज़ करते आ रहे थे, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे। बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स नाउ दे बिकेम द लैंडलेस। हाई रेवेन्यू डिमांड। कंपनी डिड नॉट डिप्राइव ऑल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ देयर लैंड। कंपनी ने सारे ट्राइबल ग्रुप्स से उनकी लैंड नहीं ली, कुछ ग्रुप्स को उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो अपनी लैंड पे काम कर सकते हैं, बट उनके सामने कंडीशन रख दी कि उनको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, और जो रेवेन्यू था वो काफ़ी हाई था। ये जो मेथड ऑफ कलेक्शन था ब्रिटिशर्स का, ये बहुत स्ट्रिक्ट था, और अगर ट्राइबल उसको पे नहीं कर पा रहा था तो उससे उसकी लैंड ली जा रही थी, उसको उसकी लैंड से निकाला जा रहा था। सो लैंडलेस ट्राइबल को जो ट्राइबल्स लैंडलेस हो जाते थे उनको फोर्स करते थे कि वो फोर्स्ड लेबर बन जाएं। सेटल्ड एग्रीकल्चर। कंपनी के लोग चाहते थे कि जितने भी ट्राइबल्स हैं वो सेटल्ड हो जाएं, जिससे उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आए। इट फाउंड दैट पेस्टोरलिस्ट वर डिफिकल्ट टू मॉनिटर एज दे नाइदर हैड अ परमानेंट होम नॉर आ सेटल्ड ऑक्यूपेशन। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया कि जो नोमैड्स हैं उनको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक जगह रुकते नहीं हैं, कभी कहीं पर होते हैं फिर कहीं और चले जाते हैं, तो हम उनको कैसे काउंट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि वो क्या, उनका घर प्रॉपरली कहाँ बन गया या फिर वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सेटल्ड ऑक्यूपेशन नहीं था, उनका कोई परमानेंट हाउस भी नहीं था। सो उन्होंने उन ट्राइबल्स को फोर्स किया कि वो सब अब सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन जाएं और कंपनी को फिक्स्ड रेवेन्यू दें, जिससे कंपनी उनको इजीली मॉनिटर भी कर सके और उनका रेवेन्यू भी आ सके। The tribals protested as the land was either not productive enough or its fertility declined after continuous cultivation for few years.
जो ट्राइबल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो लैंड है या तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, या तो ज़्यादा उस पर फसल नहीं आ रही है, या फिर उसकी फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज सालों से उस पर कल्टिवेशन हो रहा है, तो उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काफ़ी ख़राब हो गई है। चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के लिए नए लॉज बनाए, इसमें कुछ चेंजेस किए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट प्रॉपर्टी हैं, मतलब जितने भी फॉरेस्ट हैं जिस स्टेट में वो उस स्टेट की प्रॉपर्टी होंगे, और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, उस पर कुछ उन्होंने रूल्स बना दिए, कुछ रोक लगा दिए उस पर कि ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना उस पर कोई एंटर नहीं करेगा। और उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे भी बैन लगा दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोई नहीं करेगा, ट्री कटिंग नहीं करेगा, कोई हंटिंग नहीं करेगा, कोई कलेक्शन नहीं करेगा फ्रूट्स का। काफ़ी सारे पार्ट्स में तो ट्राइबल्स को अलाउ नहीं था कि वो फॉरेस्ट में रह सकें, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, सो नाउ ट्राइबल्स वर नॉट इवन अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट। इससे ट्राइबल्स का जो पूरा लाइफस्टाइल था वो चेंज हो चुका था। ट्राइबल्स ने इन लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, सिंस दे कंसिडर्ड द फॉरेस्ट एंड ऑल इट्स प्रोड्यूस एज बिलोंगिंग टू दैम, बिकॉज वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट है, तो वो उनको मानते थे कि फॉरेस्ट हमारा घर है और इसमें जो भी प्रोड्यूस होता है वो हमसे बिलोंग करता है, बिकॉज वो उस चीज़ को सेंचुरी से यूज़ करते आ रहे थे। सो जो कंपनी ने फॉरेस्ट लॉज बनाए उससे ब्रिटिश ट्राइबल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, जो ट्रेडर्स उस टाइम जो व्यापारी थे और जो मनी लैंडर्स थे उनका क्या रोल था। ट्राइबल्स जो थे पहले काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, बहुत कम चीज़ों के लिए वो आउटसाइडर्स पर डिपेंड होते थे कुछ चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों के लिए जो ट्रेडर्स थे वो उनसे काफ़ी हाई प्राइस चार्ज करते थे उन गुड्स का जो वो ट्राइबल्स को बेचते थे। और कभी कभी ट्राइबल्स को शॉर्ट टर्म लोन, छोटा लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से, और जो मनी लैंडर्स थे वो उस पर काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। किनसे? जो ट्राइबल्स इलिटरेट थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते थे, और उससे क्या होता था, ट्राइबल्स जो हैं वो डेप्ट में, कर्जे में चले जाते थे। ट्राइबल्स ने जो ट्रेडर्स हैं और जो मनी लैंडर्स हैं उनको अपना ईविल इन्फ्लुएंसेस बताया, और उनका जो प्रेजेंस है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, बिकॉज उनसे काफ़ी सारे जो ट्राइबल्स थे वो कर्जे में चले गए। रूल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, द इंटरफेरेंस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स ऑल्सो एडेड टू देयर मिजरी में उनकी कंडीशन जो थी और मिजरेबल हो गई, और ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो गई क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आने से। द ट्राइबल्स रिसेंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द मिशनरीज एंड लुक्ड अपॉन दैम एज अ थ्रेट ऑफ द रिलीजन। ट्राइबल्स को कहीं पे खतरा लग रहा था क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आने के, उनको लग रहा था कि शायद उनको अपने रिलीजन के लिए काफ़ी डर लग रहा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं वो हमारे रिलीजन को लेके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें या हमसे कुछ चेंज करने के लिए ना कहें। सो दैट्स वाई दे हैव लुक्ड अपॉन दैम एज अ थ्रेट टू देयर रिलीजन। ट्राइबल चीफ्स, उस टाइम पे जो ट्राइबल चीफ्स थे वो अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके थे। जैसे पहले वो ट्राइबल चीफ थे, बहुत इंपॉर्टेंस थी उनकी, अब वो ट्राइबल्स अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनके पास बहुत पावर थी, बट अब ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स जब आ गए इंडिया में तो वो अपनी सारी अथॉरिटीज़ को खो चुके थे और सिर्फ ब्रिटिशर्स के एजेंट्स बन के रह गए थे। उनका काम सिर्फ ब्रिटिश मास्टर्स को खुश करना था और उनके लोगों को देखना, उनके लोग कंट्रोल में रहना। उनको ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज को फॉलो करना पड़ता था, उनको सम्मान देना पड़ता था। जैसे ब्रिटिशर्स जो थे, जो ट्राइबल्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको गुस्सा भी आता था। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो उस टाइम पे काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी हुए 19th सेंचुरी के टाइम पे। उसका मेन कॉज क्या था कि ब्रिटिशर्स के आने से जो उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था वो सब कुछ चेंज हो चुका था और वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो एक कोल रेबिलियन हुआ था। कोल भी एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है। 1832 में संथल रेबिलियन हुआ 1855 में। ये मेजर रेबिलियंस थे। ओरोनास का रेबिलियन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ जात्रा ओरोन, ऑल्सो रेबल्ड। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट चला, जो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, वो था मुंडास हुआ था। उसको हम कहते हैं मुंडा रेबिलियन। मुंडा रेबिलियन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट एंड पे थी उस टाइम ये मुंडा रिवॉल्ट हुआ था। ये मेनली कहाँ पे था? छोटा नागपुर रीजन में। इसको किसने लीड किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा लीडर था। The Ulgulan or the Great Tumult as it came to be called aimed at driving out the British and their agents and establishing मुंडा राज। वो सब चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो मतलब रूल है वो ख़त्म हो जाए और हम सब क्या
कैसा रूल चाहते थे वो लोग? मुंडा राज, मतलब हमारा जो लीडर है उसके अंडर हम सब रहें और उसके अकॉर्डिंग हम सब काम करें, हमारा फिर सब कुछ जो पावर है फिर से हमें वापस मिल जाए। बिरसा मुंडा उस गोल्डन एज को, ब्रिटिशर से आने से पहले के टाइम को उन्होंने कहा है गोल्डन एज, जब वो फ्रीली रहा करते थे, अपने कम्युनिटी के अकॉर्डिंग काम करते थे, तो बिरसा मुंडा चाहता था कि जो गोल्डन एज है वो फिर से वापस आ जाए। He wanted to free his people from the oppression of the traders, moneylanders, जमींदार्स एंड द ब्रिटिशर्स। वो चाहता था कि वो अपने लोगों को ट्रेडर्स से, मनीलैंडर्स, ज़मींदार और ब्रिटिशर्स के अत्याचारों से बचा ले। वो ट्राइबल्स को कहता था कि उनको फोर्सफुली वापस लाने की कोशिश करता था और उन टू टेक बैक देयर लैंड दैट द ब्रिटिश हैड टेकन अवे फ्रॉम दैम। जो ब्रिटिशर्स ने उनसे लैंड छीन ली थी, तो वो चाहता था कि जो ट्राइबल्स हैं वो फोर्सफुली ब्रिटिशर्स से अपनी लैंड को वापस ले लें। तो ये मूवमेंट बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था, एक सोशल मूवमेंट बन गया था और उनका एम क्या था? अपनी ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना, उसमें कुछ चेंजेस लाना जो उनकी सोसाइटी के लिए अच्छे हों। बिरसा चाहता था कि पीपल टू गिव अप प्रैक्टिस दैट इज कंसिडर्ड ईविल सच एज ड्रिंकिंग लिक्योर, परफॉर्मिंग एनिमल सेक्रीफाइसेस, वर्शिपिंग ऑफ ईविल स्पिरिट्स एंड लीडिंग अ डिसऑनेस्ट लाइफ। वो चाहता था कि लोग जो हैं वो कुछ प्रैक्टिसेस को छोड़ दें, जैसे कि शराब पीना, एनिमल्स की बलि देना, ऐसे जो ईविल, जो मतलब बुरी चीज़ें होती हैं उनकी पूजा करना, एक डिसऑनेस्ट लाइफ जीना। वो चाहता था कि ईमानदारी की लाइफ वो लोग जिएँ। और वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के भी अगेंस्ट था, क्योंकि वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर में इंटरफेयर करती थी इसलिए। सो ब्रिटिश केम डाउन हैविली अगेंस्ट द रेबिलियन, दे अरेस्टेड बिरसा। जब ये रेबिलियन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत रिवॉल्ट बढ़ गया, तो ब्रिटिशर्स ने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में और उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई थी। बट जो मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था वो जगह जगह फैलता गया और ये मूवमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द ट्राइबल्स। So here the chapter is finished, and you have to solve the A part of this chapter given on page number 31, and listen the video carefully and do this exercise. So till that time, take care. Thank you.